तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन कैसी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंधव अर्थव्यवस्था पशुपालन, संचित कृषि, अधिशेष उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। चलिए दोस्तों, यहाँ के पशुपालन देख लेते हैं कैसी थी। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे, जिनमें से प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा प्रमुख हैं। सुअर पालतू एवं जंगली दोनों थे। कुत्ता पालतू पशु था। इसके कई नस्लें मिलती हैं। सैंधववासी ऊंट का भी पालन करते थे। हड़प्पा में गधे का साक्ष्य मिला है। घोड़ों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सुरकोटदा से अंतिम चरण से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। कहा जाता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। वो भी बहुत भली भांति परिचित थे। सैंधववासी जिन अन्य पशुओं से परिचित थे उनमें हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढ़ा आदि थे। आदि से परिचित थे। सैंधववासी से परिचित नहीं थे। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। सैंधववासी किस पशु से परिचित नहीं थे? सिंह से। इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, कृषि देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। सैंधववासी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में और कटाई मार्च-अप्रैल में करते थे। सैंधववासी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ? बनावली से। बनावली से, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा प्राक सैंधव स्तर से जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। सैंधववासी प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते हैं। बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में कौन कौन सी? ट्रिटिकम कैम्पेक्टम गेहूं था। दूसरा ट्रिटिकम स्फीरोकोकम यानी का गेहूं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाला जौ के साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानी ने कपास का नाम सिंडोम यानी सैंधववासियों की उपज रखा था। चलिए दोस्तों, हड़प्पा वासियों का उद्योग देख लेते हैं। उद्योग। सैंधववासी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार की वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधव स्थलों के प्रत्येक मकान से कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने 2 एवं 3 छेद वाले तकवे मिले हैं। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अतिरिक्त सैंधव सभ्यता में धातु उद्योग, गुड़िया मनका उद्योग, मूर्ति उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का उद्योग, ईंट उद्योग आदि का प्रचलन था। चलिए दोस्तों, आगे सैंधववासियों के व्यापार के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, व्यापार। सैंधववासियों का
आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था। सैंधव सभ्यता की विशेषता वहां असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति थी। संपन्न सैंधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक बस्तियां बसाई एवं अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः सैंधववासी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं की। कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान है। दूसरे सोपान में निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाजारों तक पहुंचाना पड़ता था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग सैंधववासी निम्न वस्तुओं इन क्षेत्रों से प्राप्त, मतलब सैंधववासी कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त करते थे उसे देख लेते हैं। सैंधववासी चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त करते थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो अफगानिस्तान से ही प्राप्त करते थे। सैंधववासी सोना कर्नाटक स्थित कोलार की खान से प्राप्त करते थे। सैंधववासी तांबा राजस्थान स्थित खेतरी ताम्र खान से, कुछ तांबा ओमान से भी प्राप्त करते थे। सैंधववासी टीन अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। सैंधववासी जो थे वे सेलखड़ी बलूचिस्तान एवं राजस्थान से प्राप्त करते थे। सैंधववासी लाजवर्द बदख्शा उत्तर अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। फिरोजा खुरासान से प्राप्त करते थे। चर्ट पत्थर बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे। लाल रंग की कहाँ से प्राप्त करते थे? यह फारस की खाड़ी स्थित हारमूज से प्राप्त करते थे। देव दारू एवं शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से सैंधववासी, ये सभी वस्तुएं सैंधववासी इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। चलिए दोस्तों, आगे सैंधववासी के विदेशी व्यापार के बारे में देख लेते हैं। विदेशी व्यापार। सैंधववासी का व्यापारिक संबंध अनेक वाह्य संस्कृति के साथ थे, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया से एक हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेख में दिलमुन, मगन और मेलुह नामक क्षेत्र का उल्लेख है। इन क्षेत्रों से मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट से एवं मेलुह का समीकरण सैंधव क्षेत्र से किया गया है। अतः मेसोपोटामियाई लोग सैंधव क्षेत्र से उसी वस्त्र, देखिए दोस्तों, मेसोपोटामियाई लोग जो थे वह सैंधव क्षेत्र से सूती वस्त्र प्राप्त कर लेते थे। हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कार्नेलियन पत्थर के बने मनके आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामियाई क्षेत्र से मिलती थी। सैंधववासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट से भी व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था। चलिए दोस्तों, सैंधववासियों का यातायात देख लेते हैं कैसा था। यातायात। सैंधव काल में स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए बैलगाड़ी वाली थी। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी आयात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग से यातायात का मुख्य साधन नाव एवं जलपोत थे। सैंधव स्थलों से वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृत भांड से नाव का चित्र मिलता है। लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले। इस तरह लोथल को डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था, मतलब लोथल से डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला था। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं सिंधुवासी मापतौल किस प्रकार से करते थे। आइए देखते हैं। मापतौल। सिंधुवासी मापतौल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना मिला। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला एवं कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों में से बड़ी संख्या में बाढ़ प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल का मानक रूप मिलता है। बाट पत्थर निर्मित होते थे। बाट कई प्रकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय था। बड़े बाट 16 के गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली दुगना पर आधारित थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बाट किस पर आधारित थे? 16 के गुणक पर आधारित थे, मतलब 16, 32, 64 इस प्रकार के वाट बनाए गए थे। जबकि छोटे बाट जो थे प्रणाली पर दुगना पर आधारित 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बनाए गए थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं सिंधुवासियों की कला किस प्रकार से थी। सिंधुवासी की कला। सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ था। उनकी मुद्राएं किस प्रकार से थीं? मुद्राएं। सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कांचली मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई हैं। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी पत्थर की बनी थी। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देसलपुर से मिलती हैं। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थीं। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेलखड़ी पत्थर से बनी थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेलखड़ी पत्थर से बनी थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वर्गाकार मुद्राएं थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी। लोथल से बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। सिंधुवासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है। सिंधु मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यधिक सुंदर है। चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सिंधु मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक सींगी पशु का है। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा का है। चलिए दोस्तों, सिंधुवासियों की गुड़िया एवं मनका देख लेते हैं किस प्रकार से थी। यहाँ के लोगों की गुड़िया मनका। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कांचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। चन्हू एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिलता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इसे बहुत बनता है। चन्हू एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है, ये इसे याद रखिएगा। सेलखड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिलते हैं। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका मिला है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र अंकित है। चलिए दोस्तों आगे सैंधव वासियों के मृदभांड को देख लेते हैं। मृदभांड सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित हैं। चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टियों से किया गया था। मृदभांडों पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उनके ऊपर काले रंग से चित्रण किया जाता था। मृदभांडों पर वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कुछ मानव आकृतियों को रेखांकित चित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो से मृदभांड पर मानव आकृति का अभाव है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृदभांडों में मटके नाद, हस्थेदार ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरियां, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियां, जामदानी, छिद्रित पात्र आदि हैं। चलिए दोस्तों सैंधववासियों की मूर्तिकला देख लेते हैं। मूर्तिकला सैंधव मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों सैंधव मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो वो कौन कौन सी 3 भाग हैं। नंबर 1 धातु मूर्तियां। सैंधव स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित 14 सेमी ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। यह कवि विधि से सांचे में ढालकर बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंस की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से तांबे की बनी बतख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। दूसरा प्रस्तर मूर्तियां। सैंधववासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे अलाबास्टर, तेलखड़ी, स्लेटी चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, जिनमें सबसे सुंदर सेल खड़ी पत्थर की बनी एक पुरुष मूर्ति है, जो तिपतिया अलंकरण से युक्त शाल ओढ़े हुए। यह केवल वक्षस्थल तक है। मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों तीसरा देख लेते हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्तियां सैंधव स्थलों से सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। ज्यादातर मृण मूर्तियां हस्त निर्मित हैं। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृण मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी मृण मूर्तियां अधिक मिली हैं। ज्यादातर नारी मृण मूर्तियां स्कर्टनुमा वस्त्र पहने हुए हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मृण मूर्ति को 3 पावे वाली कुर्सी में बैठे हुए दिखाया गया है। अधिकांश पुरुष मृण मूर्तियां निर्वस्त्र हैं। कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से घुटने के बल पर चलते हुए बच्चों 2 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में सांचे में ढालकर सींग युक्त मुखौटे प्राप्त हुए हैं।
मानव मृण मूर्तियों की तुलना में पशु मृण मूर्तियां अधिक मिली। पशु मृण मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुबड़े वाले बैल की मूर्ति मिली है। दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। अन्य पशुओं में गैंडा, महिष अर्थात भैंस, बाघ, हाथी, सूअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि अनेक पक्षियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। चलिए दोस्तों, सैंधववासी की लिपि कैसी थी उसे देख लेते हैं। लिपि। सैंधव लिपि अधिकांशतः मुहरों पर अंकित है। सैंधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे होंगे। सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा कि सैंधव लिपि कैसी थी। यह लिपि चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक थी। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। सैंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं थी। सैंधव स्थलों से वृषटोत्थेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इनमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखा जाता था। हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि पढ़ने का दावा किया। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीकी कैसी थी उसके बारे में देख लेते हैं। सैंधववासी कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल प्राप्त कहाँ से हुआ, तो इसका आंसर बनावली से हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। सैंधववासी बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। सैंधववासी विभिन्न फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधववासियों ने ही किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधववासियों ने ही किया था। आइए आगे देख लेते हैं। एल बासम के शब्दों में रुई उत्पादन एवं उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है। सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लगभग प्रत्येक घर से कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि सैंधव सभ्यता किस प्रकार से नष्ट हो गई या सैंधव सभ्यता के पतन का कारण क्या था। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी। यह भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो तो नितांत असंभव है। अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाया है। पहला देख लेते हैं दोस्तों, बाढ़। कुछ विद्वानों को मानना था कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई थी। चलिए देख लेते हैं। बाढ़। इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैके एवं एस.आर. राव हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चन्नूदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ ही बताया है। एस.आर. राव ने लोथल नगर के पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ को बताया है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चार्ल्स
मैक्सन्स ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, किस प्रकार का? इस प्रकार से त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल गनवेरी वाला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। इसे R37 के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनके मध्य में गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से मजदूर के रहने के लिए बैरक मिली है, जिनमें 15 कमरे हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे, इसे ध्यान रखिएगा जरूर। आगे देख लेते हैं। धवलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न योजनाओं में बसाया गया था। कालीबंगा से सड़क एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गलियां 1.8 मीटर चौड़ी थी तो सड़क इसके गुणक में थी। कालीबंगा से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व था। अर्थात सिंधु सभ्यता का जो समय लिया जाता है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। धवलावीरा से उन्नत जल प्रबंध का प्रमाण मिला है। सैंधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। सैंधववासी पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा कर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों। सैंधववासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मानी जाती है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ दीजिएगा दोस्तों, तभी आगे हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।